हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ओपेक के ऊपर, जो कि आपका DSC 4 का एक टॉपिक है। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इससे आने के क्वेश्चन चांसेस होते हैं। तो मैं थैंक करना चाहती हूँ ABS गेमर 443 का, जिन्होंने मुझे बोला कि आप मैम ओपेक पर वीडियो बनाइए। सो गाइस, जिसे भी जो प्रॉब्लम होगा और जो मुझे बोलेंगे कि इस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाइए, कुछ भी रिलेटेड टॉपिक पर, सो मैं उनका नेम जरूर लूँगी अपने वीडियोस पे। बिकॉज जब अच्छा लगता है ये देखकर कि आपके सब्सक्राइबर को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप सब हो तब मैं हूँ। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ओपेक के बारे में कि ओपेक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ओपेक को पढ़ने के पहले कि ओपेक है क्या। ठीक है, तो ओपेक कुछ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इस संगठन का काम क्या है? तो इस संगठन का काम बस इतना है कि जो तेल होता है, जो हमारा केरोसिन हो गए, पेट्रोल हो गए, जो तेल है, ठीक है, उनकी कीमतों को स्थिर बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। मतलब ये नहीं कि तेल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए, घट गए, ये नहीं। तो इसमें सबसे जो मुख्य देश आते हैं वो तेल निर्यातक देश है, जहाँ पे तेल ज़्यादा पाया जाता है। तेल निर्यातक देशों का संगठन विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, जैसा कि मैंने आपको सबको बताया, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य तेल उत्पादकों के हितों की रक्षा करना और तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखना है। ओपेक के सदस्य देश विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक और निर्यातक देश हैं, मतलब जो प्रोडक्शन भी करते हैं और जो एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग जगह पर। और ये संगठन वैश्विक तेल बाजार पर गहरा प्रभाव डालता है। उसके बाद ओपेक की स्थापना और इतिहास। तो आपको ये याद रखना है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ से पहला तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव, कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के याद करना मस्ट है। तो ओपेक का आप याद रखना 14 सितंबर 1960 में हुई थी और बगदाद इराक में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बगदाद इराक में। इसके सदस्य कौन कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, संस्थापक सदस्य, मतलब जब ये फाउंड हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो उस समय किन्होंने मिलकर इसे फाउंड किया था? तो ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 1 2 3 4 5 हाँ 5 कंट्रीज थे। ओपेक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि तेल उत्पादक देशों अपने हितों की रक्षा कर सके और तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रख सके। समय के साथ ओपेक के सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई और इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, गैबन, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल हो गए। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ओपेक की संरचना है, मतलब इस तरीके से इतने मेंबर कंट्रीज़ है उसमें। फाउंडर कंट्रीज़ कब हुई स्थापना? 14 सितंबर 1960 को, याद रखना, बगदाद में। इस मैप में आप देख सकते हो कौन कौन कंट्री है। इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, नाइजीरिया, अंगोला, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के यहाँ मैप में लोकेट किया गया है कि कहाँ के कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। सो आई होप ये मैप आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ओपेक का संरचना और कार्यप्रणाली। ओपेक की संरचना में एक महासभा होती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा वर्ष में कम से कम 2 बार मिलती है और संगठन की नीति और योजनाओं पर चर्चा करती है। तो एक यहाँ पर सभा होती है जहाँ पे हर कंट्री जो इसके मेंबर्स है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और ये सभा लगभग साल में 2 बार हो जाती है कम से कम। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है कि जो नीति है, पॉलिसीज़ है, जो योजना स्कीम हम बना रहे हैं, वो हम उस पर चर्चा करते हैं, वो लोग उस पर चर्चा करते हैं कि वो सही है कि नहीं, उसमें क्या क्या और उसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, ये सब बातें वहाँ होती है। इसके अलावा ओपेक के पास एक सचिवालय होता है जो वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो आप देख सकते हो उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, सचिवालय कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। सचिवालय संगठन के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और महासभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। ओपेक का मुख्य कार्य तेल उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करना है। सदस्य देश सामूहिक रूप से यह निर्णय लेते हैं कि कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाएगा, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। यह निर्णय वैश्विक तेल मांग को आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है। ओपेक की यह नीति तेल की कीमतों में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तेल उत्पादक देशों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है। तो आई होप आपको संरचना और कार्यप्रणाली समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है ओपेक का वैश्विक प्रभाव क्या था। तो ओपेक का वैश्विक तेल बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ओपेक के सदस्य देश
विश्व के कुल तेल उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन करते हैं और तेल निर्यात का लगभग 60% हिस्सा भी इन्हीं देशों के पास है। मतलब ये अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, तो लगभग पूरे विश्व का 60% एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्शन पूरे विश्व में मिलाकर 40% यहाँ इन कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। इसके कारण ओपेक के निर्णयों का वैश्विक तेल कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब ओपेक तेल उत्पादन को कम करने का निर्णय लेता है तो वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो चुकी है तो ज़रूर ऐसा होगा कि पैसा उसका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तेल की तो डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई तो पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब कीमत बढ़ जाती है। और जब उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो कीमतें घट जाती है। जो उत्पादन मतलब सप्लाई ज़्यादा होने लगे, डिमांड कम रहे तो पैसे तो ऑफकोर्स उसके घट ही जाएंगे, उसके दाम घट जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी बार हमारे यहाँ हाँ आलू की खेती बहुत हो जाती है तो आलू 5 रुपये किलो मिलने लगता है, 10 रुपये किलो मिलने लगता है। तो उस समय क्या हो गया कि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड आदमी तो उतने ही है जितने खाने वाले पहले थे, बट इस बार ज़्यादा आ गया है हमारे पास, उसके दाम घट गए हैं। ओपेक का प्रभाव केवल तेल की कीमतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी है। तेल की कीमतों में परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उच्च तेल कीमतें तेल आयातक देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है जबकि निम्न कीमतें तेल उत्पादक देशों का राजस्व को घटाती है। इसके अलावा ओपेक के सदस्य देशों के बीच आपसी संबंध और राजनीतिक स्थिरता भी वैश्विक राजनीति पर असर डालती है। इसके बाद आता है ओपेक के सामने क्या क्या चुनौतियाँ। हालांकि ओपेक वैश्विक तेल बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। एक प्रमुख चुनौती है शेल तेल का उदय। अमेरिका में शेल तेल उत्पादन की बढ़ती मात्रा ने वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति की स्थिति को बदल दिया है। शेल तेल उत्पादन की बढ़ती मात्रा के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई है और ओपेक के लिए अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो गया है। दूसरी चुनौती है सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेद। ओपेक के सदस्य देश अक्सर तेल उत्पादन की मात्रा और कीमतों को लेकर आपस में सहमत नहीं हो पाते हैं। इसके कारण संगठन के निर्णयों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष भी ओपेक के कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो खुद में मतभेद हो जाता है और एक शेल तेल का उदय हुआ है, मतलब अमेरिका नई तरीके से तेल का प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें लागत कम लगती है, पैसे कम लगते हैं, इसके वजह से उसका प्राइस भी कम होता है। तो इससे क्या होगा कि इनके लिए भी वो चुनौती हो गई है कि वो उतने कम प्राइस में जब वो दे रहा है तो हम उसके लायक हमें भी देना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बिकेगी तेल, जाएगी अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होगी यहाँ से। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अंतिम में आता है हमारा निष्कर्ष। ओपेक एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसकी नीतियाँ और निर्णय वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करते हैं और तेल उत्पादक देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। हालांकि ओपेक के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें उसे पार करना होगा। शेल तेल का उदय, सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेद और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ ओपेक की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद ओपेक का वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव और इसकी भूमिका आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। सो गाइस, ये पूरा टॉपिक था और जैसे मैं बताया करती हूँ इंट्रो पहले, उसके बाद उसके फीचर्स जो भी है, प्रभाव, फिर उसके क्या क्या फीचर्स थे, कार्यप्रणाली क्या है, फिर लास्ट में निष्कर्ष। इसी तरह एग्जाम में लिखा करो गाइस, आपके मार्क्स नहीं मतलब कटेंगे तो पक्का है। हिस्ट्री में कोई पूरा नंबर ला ही नहीं सकता है। ओपन चैलेंज है, कोई ला के दिखा दो 80 में 80, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट हाँ, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हम। तो आप इस तरीके से लिखा करो, 2 पेन यूज़ किया करो। मैं बार बार बोलती हूँ, ब्लू ब्लैक पेन, और कभी कभी किसी आंसर्स में ड्राइंग या कुछ डायग्राम भी बना कर आया करो, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सो अपना मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और गाइस, अगर कुछ इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है कहीं भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, बट हाँ, कभी कभी आ जाती है कुछ, मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं नहीं कर पाती रिप्लाई, टाइम नहीं रहता है। सो आई ट्राई, ठीक है, मैं करने की कोशिश पूरी करूँगी। और हाँ, अगर कुछ दिक्कत आता है तो मुझे बताया करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।